मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मुआहिदा हो या ना हो, अमेरिका ईरान से 2 या 3 हफ्तों में निकल जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंदिया। I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote. ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जंग खत्म करने का जरूरी इरादा मौजूद है, बशर्ते कि कुछ शराइत पूरी की जाएं, जबकि अराक्ची का कहना है कि अमेरिका मुज़ाकरात नहीं सिर्फ पैगाम भिजवा रहा है। Nothing like this exists right now. Countries usually send messages to one another either directly or indirectly. This is not called negotiation. जानिए मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 नकात क्या हैं, और रात भर मशरिक़ वस्ता में कहां-कहां हमले हुए, और अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से खित्ते में अब तक कितनी हलाकतें हुई। मज़ीद ये भी कि छाता बरदार फौज या हाई रिस्क लैंडिंग, ईरानी जजीरे खरग पर कब्जे के लिए अमेरिका क्या कर सकता है। अमरीकी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैरा ट्रूपर्स, समंदर के करीब अमरीकी फौजी और ज़मीनी दस्तों के मंसूबे। अमरीकी अफवाज खलीज के करीब जमा हो रही हैं क्योंकि सदर ट्रंप ईरान पर मुआहिदे के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्रीमिया में रूसी फौजी त्यारा गिरकर तबाह, 29 अफराद हलाक। पाकिस्तान के इलाके बाड़ा में स्कूल पर कब्जे की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 10 शिद्दत पसंद हलाक। जानिए अमेरिका चांद पर वापसी की दौड़ में इतना ज्यादा वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहा है। खलाबाज 1972 तक चांद पर जाते रहे। अब 50 साल से ज्यादा अरसे बाद नासा दोबारा वहां जा रहा है, लेकिन अमेरिका चांद पर वापसी को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। और ये भी कि इंडिया में 5 हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की ईदगाह के लिए जमीन क्यों अतिया की। हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले सैनी भाइयों की खूब पजीराई हो रही है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने गांव की ईदगाह के लिए अपनी ज़री ज़मीन मुफ्त अतिया की है ताकि नमाजियों को जगह की कमी का सामना न हो। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने ये क्यों कहा कि अगर इंडिया में हमारे गानों पर पाबंदी है तो उनके गाने भी पाकिस्तान में नहीं चलने चाहिए। तो हमारे गाने इंडिया में अगर बैन कर दिए गए हैं तो हमें भी तो करने चाहिए ना, उनके हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को इज्जत देनी चाहिए ना। ये भी जानिए कि अमृतसर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर को धुरिंदर 2 में कैसे रोल मिला। आखिरी सीन में रणवीर सिंह ने घर पहुंचने के लिए मेरा ऑटो लिया था। जो इज्जत और मोहब्बत मुझे मिल रही है पहले कभी नहीं मिली। खुदा का शुक्र है, लोग मुझे मुबारकबाद देने के लिए फोन कर रहे हैं। और ये भी कि पाकिस्तान में शेफ कैसे बना जा सकता है। ऑर्डर इन 1 धानसाक, 1 लाल मास, 2 रोटी, 1 पुलाव। मेरा नाम आजम खान है। आई एम अ रेस्टोरेंटर, शेफ एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मंगल के रोज ओवल ऑफिस में बात करते हुए उनका कहना था कि उनका एक ही मकसद था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, और अमेरिकी सदर के मुताबिक उन्होंने ये हासिल कर लिया है। हमारा काम तकरीबन खत्म हो गया है। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि शायद 2 हफ्तों के अंदर या इससे 2-4 दिन ज्यादा लग जाएंगे काम खत्म होने में। हम उनकी हर एक चीज तबाह कर देना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि हम इससे पहले कोई मुआहिदा कर लें। I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think we're weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it will there's be no past reason the for war. us to do this. Yeah. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." ओवल ऑफिस में एक साफी के सवाल के जवाब में ट्रंप का कहना था कि जरूरी नहीं कि ईरान कोई मुआहिदा करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका उस वक्त ईरान से निकल जाएगा जब इसे यकीन हो जाए कि ईरानी हुकूमत सालों तक जौहरी हथियार नहीं बना सकती। उनके पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। उनका कहना है कि ईरान से अमेरिका के इनखला का तेहरान के साथ मुआहिदे से कोई ताल्लुक नहीं। वो मुआहिदा करने की भीख मांग रहे हैं। Ships were sailing through. We're negotiating with them right now.
They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. अमेरिकी सदर का ये भी कहना है कि ईरान में बमबारी के नतीजे में सब कुछ तबाह हो गया है और उनके पास अब अपने दिफा के लिए त्यारा शिकन तोपे भी नहीं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अब लड़ नहीं पा रहे, वो अब हम पर फायर भी नहीं कर रहे। उनके मुताबिक इसकी वजह शायद ये है कि उनका जंगी साजो सामान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और फायर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब बहरिया या फौज भी नहीं है। वो हार रहे हैं, वो तस्लीम करते हैं कि वो हार रहे हैं, वो एक मुआहदा करने की भीख मांग रहे हैं। Maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no navy. They have no military. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बरतानिया जैसे मुमालिक जो आबनाए हुर्मुज की बंदिश की वजह से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, उन्हें चाहिए कि वो खुद में हिम्मत पैदा करें, आबनाए हुर्मुज जाएं और बस तेल ले आएं। उन्होंने ये तजवीज़ भी पेश की कि अमेरिका से तेल खरीद लें क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में अमेरिकी सदर ने लिखा कि मुल्कों को सीखना पड़ेगा कि अपनी खातिर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अमेरिका अब आपकी मदद को नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे लिए नहीं आए थे। ट्रंप के मुखातिब वो ममालिक थे जिन्होंने ईरान के खिलाफ की जाने वाली अमेरिकी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने से इनकार किया था। बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने नेटो इत्तेहाद को कागजी शेर करार देते हुए दावा किया कि बरतानिया के पास बहरिया नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि मशरक़ वस्ता में तनाज़े के बाद नेटो में अमेरिका की रुकनियत पर नजर सानी करेंगे तो ट्रंप का कहना था, ओ हाँ, मैं तो कहता हूं कि ये मामला अब नजर सानी से भी आगे जा चुका है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, मैं कभी भी नेटो से कायल नहीं हुआ, मैं हमेशा से जानता था कि ये एक कागजी शेर है और ये बात प्यूतन भी अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेगसेट का कहना है कि अगर ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ किसी मुआहदे पर रजामंद ना हुआ तो अमेरिकी फौज मजीद शिद्दत से कार्रवाइयां जारी रखेगी। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है और मुल्क की नई क़यादत को चाहिए कि वो पिछली क़यादत से ज्यादा समझदार हो। The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal he is willing, and the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. उनका यह भी कहना था कि अमेरिकी नेवी ने 150 से ज्यादा बहरी जहाजों को तबाह कर दिया है और अमेरिकी B-52 बमबार तैयारों के मिशन भी शुरू हो चुके हैं। वाज़ेह रहे, अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से ईरान में जमीनी फौज उतारने के इशारे भी दिए जा रहे हैं। अमेरिकी मैरीन्स पहले ही खित्ते में मौजूद हैं, जबकि खसूसी फौज और पैराट्रूप्स को भी इलाके में भेजा जा रहा है। आइए फ्रैंक गार्डनर की इस रिपोर्ट में देखते हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त इस जंग से मुताल्लिक कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स, समंदर के करीब अमरीकी फौजी और ज़मीनी दस्तों के मंसूबे अमरीकी अफवाज खलीज के करीब जमा हो रही हैं क्योंकि सदर ट्रंप ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, लेकिन अगर जल्द ही कोई मुआहदा ना हुआ और आबनाए हुर्मुज़ को फ़ौरन कारोबार के लिए ना खोला गया तो अमरीका ईरान के तमाम बिजली घरों, तेल के कुओं और खार्ग जजीरे को उड़ा देगा। ईरान इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन उसका जजीरा खार्ग अमरीका के मुमकिना हमले का निशाना बन सकता है। ये साहिल से तकरीबन 20 मील दूर वाक़ है,
इसका रकबा सिर्फ 8 मुरब्बा मील है और आबादी 20,000 के करीब है। खार्क के ज़रिए ईरान के 90% तेल की बरामदात होती हैं, लेकिन ईरान के पास खलीज में दीगर जज़ायर भी हैं जो अमरीकी लैंडिंग के लिए मुमकिना अहदाफ हो सकते हैं, जैसे लार्क, कुशम, अबू मूसा, बड़ा और छोटा तन जजीरा। ईरान ने वादा किया है कि किसी भी ज़मीनी हमले का जवाब वो अमरीकी फ़ौजियों पर आग की बारिश की सूरत में देगा। इसके पास इतने ड्रोन और मिसाइल मौजूद हैं कि वो इस धमकी को अमली जामा पहना सकता है। जब आप ज़मीनी अफवाज को ईरानी साहिल या ईरानी इलाके के करीब भेजना शुरू करेंगे तो जानी नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा। हम जंग के उस मरहले में हैं जहां अमेरिका को जंग ख़त्म कराने के लिए कम से कम कुछ नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन एक मुश्किल ज़मीनी जंग अमरीकियों के लिए खौफनाक तरीन सूरत हाल होगी, जिसे वो शायद जीत तो लें लेकिन इसका कोई स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ना हो। फिर लोग वाकई सवाल उठाएंगे कि ये सब क्यों किया गया। 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न एक ताकतवर फोर्स है जिसे नेज़े की नोक कहा जाता है। अगर उसे ईरान में इस्तेमाल किया गया तो इम्कान है कि उन्हें रात के वक्त उतारा जाएगा, मगर ज़मीन पर उनके लिए एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें और ड्रोन्स के झुंड इंतज़ार कर रहे होंगे। उधर ईरान बुरी तरह मुतासर हो रहा है, न सिर्फ हुकूमत और पासदारान इनकलाब बल्कि आम शहरी भी। ईरान के अंदर से आने वाली ये वीडियोज़ जो BBC फ़ारसी को दी गई हैं दोनों जानिब से मायूसी दिखाती हैं। ना अमेरिका पीछे हट रहा है ना हुकूमत, और इन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं बचा। ईरान इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मेरी बहन ने आज कहा कि खुदा के लिए बस करो, जंग बंद करो। लोग अब ये नहीं कहते कि वो चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए, वो कहते हैं कि बस सब खत्म हो जाए, बस खत्म। फिलहाल तो जंग ख़त्म होने का इम्कान नहीं। ये एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल था जो जनूबी इसराइल में आकर गिरा, लेकिन फटा नहीं। ये जंग पहले ही खित्ते में बेपनाह तबाही ला चुकी है और अब भी इसमें मज़ीद शिद्दत आने का इम्कान मौजूद है। ईरान पर जंग के बारे में अब से कुछ देर पहले मैंने बात की इस्लामाबाद में वार स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली से। मैंने सबसे पहले तो उनसे ये पूछा कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करती नज़र आ रही है और इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है या अभी ये मज़ीद तेज़ होगी। मैं समझता हूँ कि अभी जो मौजूदा अमन की कोशिशें जारी हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं, और मैं समझता हूँ कि ईरान और अमेरिका दोनों तमाम तर कामयाबी के दावों के बावजूद ये एहतमाल मद्देनज़र रखे हुए हैं कि अगली स्टेज में ये जंग कहीं ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है, और जो उनके अहदाफ हैं वो सिर्फ फ़ौजी टारगेट्स तक शायद महदूद न रहें, बल्कि तेल की तनसीबात, पानी की सैलिनेशन का प्लांट और ये सब चीज़ें जो हैं ये मुकम्मल तौर पर अरब दुनिया, ईरान और मशरिक़ वस्ता को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसका इम्कान तो मौजूद है कि जंग जो है तवील होगी और मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो हर साइड के लिए पहले से कहीं ज़्यादा होगी। शाह साहब, अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की बात कर रहा है जबकि कई हजार फौजी पहले ही खित्ते में मौजूद हैं, तो ईरान के साथ ज़मीन पर अमेरिका और ईरान की मुमकिना जंग किस नौयत की हो सकती है? जहाँ तक ज़मीनी जंग के इम्कानात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये अमेरिका की सिफारती हिकमत अमली और ईरान पर दबाव डालने की सोच का अमली इजहार है। जो अहदाफ अमेरिका की जानिब से बताए गए हैं ईरान जंग के हवाले से, एटमी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा, मिज़ल सलाहियत का मुकम्मल खात्मा और गल्फ ऑफ हर्मस को खोलना, तो ये जो ज़मीनी ऑपरेशन की बात हो रही है और जो मोबिलाइजेशन की जा रही है वो बराह रास्त ये हिकमत अमली जो है इन मकासद से मरबूत नहीं है और मुताबिकत नहीं रखती। तो मैं इसको अमेरिका की एक नफसियाती दबाव डालने की और सफारतकारी को कामयाब करने की कोशिश का हिस्सा समझता हूं, क्योंकि बराह रास्त ज़मीनी मुदाखलत जो है उसको सस्टेन करना और उसको टेंजिबल सिफारती अहदाफ में अचीव करना एक हकीकत पसंदाना तवक्को मैं नहीं समझता। आखिर में मुख्तसरन बता दें कि अगर ईरान ने तमाम अमरीकी दबाव के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो अमेरिका इसे खुलवाने के लिए क्या कार्रवाई कर सकता है और इस आबनाए को
बंद रखने के लिए ईरान के पास क्या वसाइल हैं, जबकि इसे खुलवाने के लिए अमेरिका के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। गल्फ ऑफ हर्मुज को खोलने या बंद करने के हवाले से अगर हम अमेरिका और ईरान की ताकत का मुकाबला करें या मवाजना करें तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के पास फौजी ताकत तो बहुत ज़्यादा है। इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी फौजी क़ुव्वत अमेरिका के पास है, लेकिन ईरान की ये सलाहियत कि वो गल्फ ऑफ हर्मुज को खोलने से बाज रखे, वो मुख्तलिफ अंदाज में न सिर्फ मुतनव्वे है बल्कि मौसर है, और उसके लिए उसको कोई बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी या वसाइल की ज़रूरत नहीं है। और वो बुनियादी तौर पर उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो जंगी कश्तियों के ज़रिए से अनमैन्ड जो अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, टॉर्पीडोज़ हैं, उसके अलावा जो मिसाइल्स हैं, और आखिरी हरबा जो सबसे पुराना और आजमूदा है वो आबी सुरंगों का इस्तेमाल है। माइन करके वो गल्फ ऑफ हर्मुज को बदस्तूर बंद रख सकता है, जिनका फौरी तौर पर और जामिया अंदाज में कला कमा करना मैं समझता हूँ तमाम तर ताकत के बावजूद अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। इस्लामाबाद से ये थे तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को अब 5 हफ्ते मुकम्मल होने वाले हैं और अब इस कशीदगी के तनाज़र में दुनिया भर की निगाहें चीन की जानिब हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद जारी करदा 5 निकाती मुश्तरका एलामिया में फौरी जंग बंदी, मुज़ाकरात का आगाज़, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ और आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम बहरी रास्तों की सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है। अगरचे ये एलामिया वसी तर सिफारती तजावीज़ तो पेश करता है, मगर इसमें चीन की बराह रास्त सालसी का कोई वाज़े ज़िक्र नहीं है। ख्याल रहे कि चीन जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है और खलीज की समंदरी राहदारियों पर इन्हासार करता है, मशरक़ वस्ता में जारी हालिया बहरान को अपने मुआशी मफादात के लिए संगीन ख़तरा भी समझता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात के बाद दफ्तर ख़ारिजा ने इसकी तफसीलात भी जारी की हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 31 मार्च को इसहाक़ डार और वांग यी की मुलाकात के दौरान खलीज और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खित्ते में अमन और अमान की बहाली के लिए दोनों ममालिक ने ये 5 निकाती इक़दामात तजवीज़ किए हैं। कशीदगी का फौरी खात्मा किया जाए और जंग से मुतासरा तमाम इलाकों तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की बिला तातुल रसाई को यकीनी बनाया जाए। अमन मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू किए जाएं, क्योंकि गुफ्तो शनीद और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसके साथ साथ ईरान और खलीज की रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी आज़ादी और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। तमाम फरीक तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश करें और मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी से गुरेज करें। शहरियों और गैर फौजी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तवानाई के मराकज़, पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले मराकज़ और पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली जोहरी तनसीबात पर हमले रोके जाएं। बहरी गुजरगाहों की हिफाजत की जाए। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए जहाज़ों और अमले की सलामती को भी यकीनी बनाया जाए। सिविल और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता दिया जाए और आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल की जाए। बयान में यह भी कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जामे अमन के लिए एक फ्रेम वर्क भी तश्कील दिया जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के पास जंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इरादा मौजूद है, बशर्ते कि कुछ शराइत पूरी की जाएं। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ तकाज़े पूरे होना ज़रूरी है। ये बयान पेज़ेश्कियान और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान सामने आया, जिसकी तफसीलात ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना ने जारी किए। पेज़ेश्कियान के मुताबिक इन शराइत में लाजमी ज़मानतें शामिल हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की जारियत को रोका जा सके। उन्होंने कहा, हमने कभी भी कशीदगी या जंग की ख्वाहिश नहीं की, और मजीद कहा कि सूरत हाल को मामूल पर लाने का हल उनके जारहाना हमलों का खात्मा है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने कतरी खबर रसा इदारे अल जज़ीरा को बताया है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो मुज़ाकरात नहीं बल्कि पैगामात का तबादला है, जो बराह रास्त या खित्ते में ईरान के दोस्तों के जरिए हो रहा है।
अराक्ची ने कहा कि उन्हें मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से पहले की तरह बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने अमरीका के 15 नुकाती मंसूबे का जवाब नहीं दिया। Nothing like this exists right now. Countries usually send messages to one another either directly or indirectly. This is not called negotiation, but this does exist right now. We have received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. However, no negotiation has taken place. ये बयान उस रिपोर्ट के बावजूद सामने आया है जिसमें तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, जो ईरान की पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक है, ने 26 मार्च को एक बाखबर जरिए के हवाले से कहा था कि ईरान ने इस मंसूबे पर अपनी शराइत के साथ जवाब दे दिया है। अराक्ची के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत वाज़ेह हैं और ईरान ये यकीनी बनाना चाहता है कि दोबारा हमले ना हो और इसे जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात का मुआवजा भी मिले। उन्होंने कहा कि ईरान आर्जी जंग बंदी कबूल नहीं करेगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा चाहता है, न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे खित्ते में। And we will take into consideration our friends in the region and beyond the region. In our opinion, the Strait of Hormuz can be a peaceful waterway for peaceful use by vessels from countries around the world. गुज़िश्ता रात अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी की जिसमें दिखाया गया है कि उसकी अफवाज ईरान के अंदर ज़ेरे ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए गोला बारूद गिरा रही है। इसराइल का कहना है कि उसने एक फैक्ट्री पर हमला किया है जो उसके बकौल ईरान में कीमियाई हथियारों की तैयारी में मुलव्वस थी। ताहम ईरान का कहना है कि जिस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया वहाँ दवाएं तैयार की जाती हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर भी हमले जारी हैं। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ईंधन के डिपो को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। सऊदी अरब का कहना है कि उसने 2 ड्रोन्स रोके हैं। बहरीन पर भी हमला किया गया है और कतर के साहिल के नजदीक एक ऑयल टैंकर को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है। इराकी और अमरीकी हुकाम का कहना है कि इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद से एक अमरीकी फ्रीलांस साफी को भी अगवा कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा अगवाकारों में से एक का ताल्लुक ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया से है। अल मॉनिटर नामी खबरसां इदारे का कहना है कि शैली को मंगल की शाम अगवा किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा के हुकाम का कहना है कि अल रैफा में एक फार्म पर रोके गए एक ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स हलाक हो गया है। फजीरा मीडिया ऑफिस की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा गया कि मरने वाला शख्स बांग्लादेशी शहरी था। याद रहे कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के नतीजे में शुरू होने वाली जंग के आगाज से अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1977 ड्रोन्स और 433 बैलिस्टिक मिसाइल रोके हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से खित्ते में हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अमेरिका में कायम तंजीम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 3492 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें कम से कम 236 बच्चों समेत 1574 आम शहरी भी शामिल हैं। इसराइल की एम्बुलेंस सर्विस MDA के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक मिसाइल हमलों से 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली फौज के मुताबिक 9 इसराइली फौजी लेबनान में हलाक हुए हैं। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि अब तक 124 बच्चों समेत 1247 अफराद हलाक हुए हैं। आपदा खलीजी खित्ते में कम से कम 24 अफराद की हलाकत की भी तस्दीक हुई है, जिनमें ज्यादातर सिक्योरिटी एहलकार या गैर मुल्की कारकुन शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 11, कुवैत ने 7, जबकि ओमान, सऊदी अरब और बहरीन ने 2-2 हलाकतों की इतला दी है। खलीजी रहनुमा अब ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। उनकी बुनियादी तवज्जो अब अपनी सरजमीन के दिफा पर है, लेकिन खित्ते के ममालिक ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो इस जंग और इस तनाज़े से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा चाहते हैं। आलमी तनाज़ात के नतीजे में होने वाले मुआशी नुकसान पर नजर रखने वाले माहिरीन ने BBC को बताया है कि ईरान जंग से अमेरिका को रोजाना तकरीबन $2 अरब का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब पोप लियो ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग ईद यानी ईस्टर से पहले खत्म हो सकती है। पोप ने यह बात मंगल के रोज रोम के करीब अपने क़याम के बाद साफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। खित्ते का दौरा कर रहे हैं का कहना है कि अब तक तकरीबन 1000 बरतानवी फौजी एहलकार खित्ते में तैनात किए जा चुके हैं। इस तादाद में वो फौजी भी शामिल हैं जो कब्रस में तैनात हैं। हैली ने खित्ते में इत्तेहादियों के लिए फिजाई दिफा के इजाफी निज़ाम भेजने का ऐलान भी किया है।
बरतानिया के वजीर दिफा का यह भी कहना था कि ईरान खित्ते में अपने हमले बढ़ा रहा है और उन्हें तवक्को है कि जंग मजीद कई हफ्ते जारी रहेगी. It's clear being here in the Middle East over the last couple of days that Iran is expanding its attacks. And so my message to the Gulf nation leaders I've met is that Britain stands with you and will stand with its partners. That's why we're announcing new air defence systems for Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain, and the extension of the joint UK Typhoon squadron with Qatar. And it's quite clear that रूस की वजारत दिफा ने सरकारी मीडिया को बताया है कि क्रीमिया में एक रूसी फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में उसमें सवार 29 अफराद हलाक हो गए हैं. रूसी वजारत दिफा ने रूसी खबर एजेंसी तास को बताया कि N-26 तैयारे का मामूल की परवाज के दौरान हुकाम से राब्ता मुनक़ते हो गया था, जिसके बाद उसका मलबा मिला है. खबर इदारों ने वजारत दिफा के हवाले से बताया कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तकनीकी मसाइल की वजह से तैयारा एक पहाड़ से टकरा गया था. इस तैयारे में अमले के 6 अरकान और 23 मुसाफिर सवार थे. इस हादसे में किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है. तास के मुताबिक मंगल के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम 6 बजे तैयारे से राब्ता मुनक़ते हो गया और तलाश और बचाव की कोशिशों के दौरान उसका मलबा मिला है. याद रहे कि रूस ने 2014 में जजीरा नुमा क्रीमिया पर कब्जा करके उसे ज़ब्त कर लिया था. वजारत दिफा का कहना है कि तैयारे को कोई बैरूनी नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसका मतलब है कि मिसाइल, ड्रोन या परिंदों के टकराने की वजह से तैयारा हादसे का शिकार नहीं हुआ है. पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि उसके सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में 10 मुसल्लह शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है. ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में अका खेल के मुकाम पर एक स्कूल में कालादम तंजीम का झंडा लहराने वाले मुसल्लह शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है. फिजा से बनाई गई एक फुटेज में कुछ अफराद एक ऑटो रिक्शा के करीब मौजूद हैं, मगर धमाके होते ही उनमें से कुछ गिर जाते हैं, कुछ भागने लगते हैं और कुछ हवा में फायरिंग की कोशिश भी करते हैं. ये वीडियो सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से साफियों को फराहम की गई है. ताहम BBC इस वीडियो की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका है. सोशल मीडिया पर मौजूद इस वाक़ये की एक अलग वीडियो में भी मुबैना शिद्दत पसंदों को स्कूल के अंदर कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है. जिला खैबर में पुलिस और सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि शिद्दत पसंदों पर हमला ड्रोन के जरिए फिजाई निगरानी करते हुए किया गया था. और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नजर डाल रहे हैं गजनफर हैदर. अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वो इसराइल के अपने कानून बनाने के हक का एहतराम करता है. अमेरिका की जानिब से ये बयान इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से एक बिल की मंजूरी के बाद आया है. इस बिल के तहत अगर कोई फ़लस्तीनी जानलेवा दहशतगर्दी के हमले में कसूरवार पाया गया तो इसकी वाहिद सज़ा मौत होगी. जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया समेत कई ममालिक ने इस फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है. यूक्रेन की फौज ने एक बार फिर रूस के ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला किया है. एक रूसी अहदेदार ने कहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग के करीब योस्ट लोगा बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है. एक ही हफ्ते में यूक्रेन का ये 5वां ड्रोन हमला है. ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर ने कहा है कि वो बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों की तहकीकात कर रहा है. इन कंपनियों पर इल्ज़ाम है कि वो 16 साल से कम उम्र बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखने में नाकाम रही हैं. ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता साल एक कानून का नफाज किया गया था जिसके तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई थी. इसका मकसद नौजवानों को नुकसानदेह ऑनलाइन मवाद से बचाना है. जापान ने कहा है कि उसने चीन के करीब इलाके में दूर तक मार्क करने वाले मिसाइल नस्ब कर दिए हैं. जापान की जानिब से चीन के करीब मिसाइल नस्ब करने का फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बरसों की कम तरीन सतह पर हैं. ये मिसाइल कोमामोतो के इलाके में नस्ब किए गए हैं जहां चीन ईस्ट चाइना सी में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहा है. सामीन, नासा के आर्टिमिस प्रोग्रामों पर बरसों से मेहनत जारी है. हजारों अफराद इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अंदाजा है कि अब तक इस पर 93 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं. तो आखिर अमेरिका चांद पर वापसी की इस दौड़ में इतना ज्यादा वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहा है? इस बारे में सुनिए रबीका मोरेल की रिपोर्ट आलिया नाज़की की आवाज में. 4, 3, 2, 1, 0. We choose to go to the moon in this decade and do the other things
not because they are easy, but because they are hard. ये अल्फाज अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के थे, जिन्होंने अमेरिका को चांद की जानिब सफ़र पर गामज़न किया। 1969 में अपोलो प्रोग्राम ने तारीख रकम की जब पहली मरतबा इंसान चांद पर उतरा। और खलाबाज 1972 तक चांद पर जाते रहे। अब 50 साल से ज़्यादा अरसे बाद नासा दोबारा वहाँ जा रहा है। लेकिन अमेरिका चांद पर वापसी को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? वो छोटा सा स्याह पत्थर चांद का एक टुकड़ा है जिसे अपोलो के खलाबाजों ने हासिल किया था और 1972 में जमीन पर लाए थे। चांद का ये कीमती मटेरियल लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। अगरचे चांद का पत्थर बज़ाहिर बंजर दिखाई देता है, मगर इसमें एक कीमती चीज़ मौजूद हो सकती है। चांद में नायाब मादनियात और धातें भी पाई जाती हैं, लेकिन इसकी सबसे अहम और हैरान कुन शय है पानी। इसमें पानी मौजूद है जो इसकी बाज़ मादनियात के अंदर कैद है, और इसके कुतबी इलाकों में भी पानी की खासी मिकदार पाई जाती है। ये चांद के ज़्यादा सर्द हिस्से में हैं। ये वो मुकामात हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, और ये ऐसे सर्द ज़खायर का काम करते हैं जहाँ बर्फ जमा हो सकती है। चांद पर अड्डा बनाने के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी है, और इसीलिए सब जल्दी में है। Russia's just wild about Yuri Gagarin, first man to conquer space. At Cape Canaveral, the Americans, though disappointed at not being first, are training these men to be astronauts and may still have a man on the moon before anyone else. पिछली बार अमेरिका खला में बरतरी के लिए सोवियत यूनियन से मुकाबले में था। आज मुकाबला चीन के साथ है। चीन के अज़ाइम बेहद बुलंद हैं और वो कहता है कि वो सन 2030 तक इंसानों को चांद पर पहुंचा देगा। दोनों ममालिक चांद के उस बेहतरीन इलाके के ख्वाहिशमंद हैं जहां वसाइल सबसे ज़्यादा हैं, और ये वाकई अहम है कि वहां पहले कौन पहुंचता है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के आउटर स्पेस मुआहदे के तहत आप उस ज़मीन का कोई टुकड़ा अपनी मलकियत नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी की मुदाखलत के बगैर उस पर काम कर सकते हैं। आजकल असल मामला यही है कि वहाँ जाकर अपनी जगह हासिल की जाए। एक मरतबा वहाँ पहुँच जाए तो जितनी देर तक चाहे वो जगह आपके इस्तेमाल में रह सकती है। लेकिन अमेरिका इससे भी आगे जाना चाहता है, मरीख तक, और उसका मंसूबा है कि वहाँ 2030 की दहाई तक खलाबाज भेजे जाएं। इसमें बहुत बड़े तकनीकी चैलेंजेस हैं और चांद इनकी आजमाइश के लिए बेहतरीन जगह है। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो खला में रहने और काम करने का तरीका सिखाने के लिए नहायत ज़रूरी हैं, ख़ुसूसन पावर, तबाकारी से हिफाजत और रीसाइकलिंग की टेक्नोलॉजीज। ये सब वो टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें अगर आप पहली बार मरीख पर आजमाएं और कोई ख़राबी हो जाए तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। उन्हें आजमाने के लिए चांद कहीं ज़्यादा महफूज और आसान जगह है। हमारे इस फल्कियाती पड़ोसी के बारे में अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसमें नई साइंसी दरियाफ्तों का खजाना मौजूद है। ये आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। आइंदा आने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स आर्टेमिस मिशन की खलाबाजों को देखेंगे। क्या मालूम मुस्तकबिल अपने अंदर क्या कुछ छुपाए बैठा है और दुनिया पर उसके क्या असरात होंगे। रबीका मोरल की रिपोर्ट आपने आलिया नाज़की की आवाज में सुनी। इंडिया की रियासत राजस्थान के गांव में ईदगाह की जगह कम पड़ने लगी तो वहां की मुसलमान आबादी ने इसकी तोसी का इरादा किया। इस मौके पर गांव से ताल्लुक रखने वाले सीनी बिरादरी के 5 हिंदू भाइयों ने इस तोसी के लिए अपनी ज़रई ज़मीन अतिया की और कीमत लेने से भी इनकार कर दिया। तफसील राजस्थान के सीकर जिले से मोहर सिंह मीना की इस रिपोर्ट में। इंडिया की मगरबी रियासत राजस्थान के सीकर ज़िले का गहला गांव इन दिनों खबरों में है। गांव की एक ईदगाह में हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले सैनी भाइयों की खूब पजीराई हो रही है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने गांव की ईदगाह के लिए अपनी ज़री ज़मीन मुफ्त अतिया की है ताकि नमाजियों को जगह की कमी का सामना न हो। हम एक दूसरे को भाई अपना मानते हैं, उसकी इन्होंने मिसाइल कायम की है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो गुलिस्ता है हमारा देश के अंदर, और इस गुलिस्ता में अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। उस फूल का हम सब एक हिस्सा है और उसी गुलिस्ता को इन्होंने एक बेहतरीन ढंग से सजाया है। गांव वालों का कहना है कि ये ईदगाह बहुत पुरानी है, जहां पड़ोस के गांव से भी लोग बड़ी तादाद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं। लेकिन वक्त के साथ नमाजियों की तादाद में इजाफा होता गया और ईदगाह में जगह कम पड़ती गई। ईदगाह की तोसी के पेश नज़र मुसलमानों ने सैनी ख़ानदान के 5 भाइयों से ज़मीन मांगी और उन भाइयों ने न सिर्फ अपनी ज़मीन ईदगाह के लिए अतिया की बल्कि कोई कीमत लेने से भी इनकार कर दिया। मस्जिद छोटी पड़ती थी
ईदगाह छोटी पड़ती थी। इन भाई लोगों से मैंने मशवरा किया कि भाई हमारी ईदगाह छोटी पड़ती है तो हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दो। जो इन भाई लोगों ने बोला कि आपको थोड़ी सी नहीं, हम पूरा खेत दे देंगे। तो इन्होंने फिर हमें ये 15 फुट या 14 फुट ज़मीन दी है। इन्होंने बोला कि वो अगर आपको और चाहिए तो और भी देने के लिए तैयार है। गांव में ईदगाह के लिए ज़मीन अतिया करने वाले 5 सैनी भाइयों में से एक 35 साल पूरन मल सैनी कहते हैं कि उनके लिए तमाम मज़ाहिब बराबर हैं। इन्होंने हमारी से जगह मांगी, बोला हमारी को मस्जिद के लिए इतनी जगह चाहिए, ये कमी पड़ रही है। हमने प्यार प्रेम से जगह दे दी है। हम 5 भाई हैं जी, 5 भाई मजदूरी करते हैं जी। सैनी बिरादरान ने ईदगाह के लिए न सिर्फ ज़मीन अतिया की बल्कि उसकी चारदीवारी की तामीर में भी ज़ाती तौर पर मदद की और मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका संग बुनियाद भी उनके हाथों से रखवाया। नीम भी इन्होंने खुदवाई है, बाठा भी इनके हाथ से लगवाया है मैंने, और पूरी बाउंड्री भी इन्हें इनके हाथ से करवाई है। ये सब काम इन्होंने आगे से करा। पूरन मल सैनी का कहना है कि सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें फ़ोन किया और मुसलमानों को ज़मीन देने पर एतराज़ जाहिर किया। लोग नु पूछ रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों ने क्यों दी, किसी हिंदू भाई मान ले मंदिर के लिए जगह मांगता तो हमने उन्होंने को यही बोला है कि हिंदू भाई भी आज जगह मांगेगा मंदिर के लिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, धर्म खाते में देने के लिए तैयार है। पैसे नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ना मुस्लिम भाइयों से पैसे लिए हैं और ना हिंदू भाई से पैसे लेंगे। गोहाला गांव की ये कहानी सिर्फ ज़मीन अतिया करने की नहीं है बल्कि बाहमी एतमाद, एहतराम, यकजहती और भाईचारे की भी कहानी है। अभी फिलहाल 2011 की जनगणना के आधार पे जो है यहाँ तकरीबन 6,500-7 हज़ार की आबादी है गोहाला। यहाँ 25% मोमडन्स आबादी है, 25% एससी की आबादी है, 25% सैनी समाज की आबादी है, 25% में सभी आ गए। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और म्यूजिक डायरेक्टर साहिर अली बग्गा ने अरिजीत सिंह की प्लेबैक से रिटायरमेंट के बाद एक अहम ऐलान करने का इंदिया दिया था। हमारे साथी हसन काज़मी ने उनसे पूछा कि वो ऐलान क्या है। इसके अलावा गुफ्तगू में ये भी जानने की कोशिश की गई कि वो कोक स्टूडियो, पाकिस्तान आइडल और दीगर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी नौजवान टैलेंट के लिए किस नज़र से देखते हैं। उनके जवाबात सुनिए खुद उनकी ज़बानी। तो लाइव में भी ट्यूनर लगना शुरू हो गया। हमारे जितने इंडियन सिंगर्स हैं वो लाइव में जो लाइव सिंगिंग कर रहे होते हैं उस पर भी ऑटो ट्यूनर लगाते हैं। आप मौसीक़ार भी हैं, गुलकार भी हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप अच्छे गुलकार ज़्यादा हैं या मौसीक़ार ज़्यादा अच्छे हैं? मैं म्यूज़िक लवर हूँ, मैं म्यूज़िक का जितना काम कर सकता मैं वो करता हूँ। तो मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ, तो मुझे म्यूज़िक की हर तरफ पे काम करना अच्छा लगता है। आपकी शनाख्त बड़ा हिस्सा कौमी नगमों से मंसूब है। कोई जंग हो रही हो पाकिस्तान इंडिया की, आपके गाने, मैच हो, हॉकी मैच हो, क्रिकेट मैच हो, आपके गानों की रिलीज हर तरफ सोशल मीडिया पर है। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें कि मैंने जैसे ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हर जगह पे मेरे गाने हिट और मैंने ट्रेंड चेंज किया एक जाके। और इसी तरह जब मुझे आर्मी के साथ काम करने का मौका मिला तो वहाँ भी मुझे एक ट्रेंड चेंज करने का मौका मिला था, क्योंकि आज से जो 40-50 साल पहले के हमारे नगमे हैं वो ही रीडू करते थे ज़्यादातर। तो ये इनिशिएटिव मैंने ही लिया था कि मुझे नए बनाने चाहिए, तो मैंने बनाए। तो वो एक जॉनर है, नेशनल जॉनर जो है नेशनल एंथम का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे बेहतर करता हूँ। आपने ऐलान किया था जब अरिजीत सिंह ने कहा कि आज के बाद वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं करे, तो आपने कहा था मैं भी एक अनाउंसमेंट करना। अरे मेरा अनाउंसमेंट का कोई ऐसा वैसा कोई है नहीं। जिस वजह से अरिजीत सिंह ने ये डिसीजन लिया है वो एक बहुत ही इंडस्ट्री की जो लॉबी सिस्टम होता है उसकी वजह से उन्होंने किया था। तो हमारे इंडस्ट्री में भी आपको पता है हर काम में कहीं ना कहीं तो लॉबी सिस्टम चल ही रहा होता है। तो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से बंदा कहता है कि यार ये चीज़ छोड़ ही दो, तो ये करना ही नहीं है। तो मेरा कोई डिसीजन इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले कौन सी इतनी कोई इंडस्ट्री टॉप पे जा रही है, सारे तो बेचारे चल रहे। तो ये तो हमारी हिम्मत है कि हम छोटे से काम से भी अपना नाम लेके आगे चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुशाहिदा है कि जदीद आलात और सॉफ्टवेयर्स ने गुलकारों को तो ढेर लगा दी है, मगर उनकी आवाज़ ऑटो ट्यून या मास्टरिंग से स्टूडियो में तो अच्छी लगती है, लेकिन वो बराह रास्त या लाइव सिंगिंग नहीं कर सकते। बात ये प्रॉब्लम है भी। आप देखें कि जितने भी सिंगर आजकल गा रहे हैं वो सबको स्टूडियो में एक परफेक्शन देने के लिए, आपके कानों को जो सुनने में अच्छा लगाता हो, उसके लिए एक मैनुअल पिचिंग करनी पड़ती है। इसको हम ऑटो ट्यूनर नहीं बोल सकते,
کیونکہ آٹو ٹیونر تو بالکل ناڑی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ پچنگ جس کو بولتے ہیں کہ ہم پچ کرتے ہیں چیزوں کو, ایک ٹیون کر لیتے ہیں ایک ایکوریٹ 440 کے حساب سے, تو وہ میرے خیال سے ہے تو اچھی بات, کانوں کو سننے میں اچھا لگتا ہے. لیکن اس سے یہ کہ جو پروفیشنل سنگر بھی ہیں وہ بھی لیزی ہو جاتے ہیں, پھر لائیو میں اس طرح کی ان کی آواز نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ اب تو لائیو میں بھی ٹیونر لگنا شروع ہو گیا. ہمارے جتنے انڈین سنگرز ہیں وہ لائیو میں جو لائیو سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی آٹو ٹیونر لگاتے ہیں اب. تو اب یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی لوگوں کی. پاکستان میں بہت ساری برانڈز نے اپنے میوزک پروگرامز کیے. اگر ان ساروں کو دیکھیں تو میوزک کمرشلائزیشن تو ہمیں بہت زیادہ نظر آئی ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ آک اسٹوڈیو ہے یا نیس کیفے بیسمنٹ ہے یا اور میوزک کے جتنے بھی پلیٹ فارم آئے ہیں وہ پاکستان میوزک انڈسٹری کے لیے اچھے ہیں. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں دیکھیں اگر تو بالی ووڈ جو فلم انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے بہت سارے سنگرز آئے ہیں. ہمارے یہاں پہ اگر فلم بنتی بھی تھی کبھی تو اس میں نہ تو سلطان راہی صاحب نہ شان صاحب گانے ہی نہیں گاتے تھے. تو 50 سال کی جو ہسٹری فلم کی ہماری پچھلی ہے اس میں ہیرو نے گانا ہی نہیں گایا, اس لیے پلے بیک سنگر ہی نہیں بنے. میڈیمز ہے میوزک ہے, کوک اسٹوڈیو یا کیا کہتے ہیں نیس کیفے بیسمنٹ, یہ ان کی مہربانی ہے ہمارے یہاں پہ سنگرز کو چانس ملتا ہے گانے کے لیے. فن سرحد سے ماورا ہوتا ہے. لیکن آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ جی ہم شادی بیاہ پہ پاکستانی گانے بجانے چاہیے, بھارتی گانے نہیں بجانے چاہیے. یا وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جیسے کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی, ایک دم ہماری چیزیں بین کر دیتے ہیں. ہمارا وہ جو ہے اسپوٹیفائی ہمارے انڈیا میں نہیں چلتا, انڈیا کا ہمارے یہاں پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے گانے انڈیا میں اگر بین کر دیے گئے ہیں تو ہمیں بھی تو کرنے چاہیے نا ان کے. ہمارے میوزک انڈسٹری کو عزت دینی چاہیے نا. ہم نے تو نہیں ان کو بین کیا تھا, انہوں نے ہمیں بین کر دیا, تو پہل تو انہوں نے کیا ہے. تو ہماری عوام جو ہمارے لوگ ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. آخر میں یہ بتائیں, پاکستان آئیڈل آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں؟ یار میں نے تو بہت سپورٹ کیا ہے ان کو. حالانکہ اتنے آڈینس پاکستانی ایکٹر سنگرز ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. پاکستان میوزک انڈسٹری کو نئے سنگر ملیں گے انشاءاللہ. میں شروع کر رہا ہوں ونرز 5 کے نام سے. اب غزل والے کو آپ کہتے ہیں پاپ گانا سنا ہے, جس کی آواز پوپ ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ فوک سناؤ. تو یہ نہیں ہوتا. جیسے مہندی حسن تھے یا جیسے جنگیر عالم تھے یا ہمارے جو احمد رشدی صاحب تھے پرانے لوگوں میں, یا آپ نور جہاں صاحبہ تھیں یا نحید اختر, ان سب کے الگ الگ جانرز ہیں. تو کبھی بھی ایک سنگر کو آپ ونر کر دیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ونرز بنتے ہیں ان کو بعد میں کام ہی نہیں ملتا کہیں. سمجھ رہے, جتنے بھی ہم نے دیکھے پرانا 10 سال پہلے پاکستان آئیڈل ہوا تھا تو اس میں جو ونر تھا اس کو آج تک نہیں پتا کہاں پہ ہے وہ ونر. کہاں کیسا ونر ہے کہ جس کو بعد میں کام ہی نہیں ملا, نہ کسی نے اس کو سنگر شوز پہ بلایا, نہ کسی نے اس کو فلم کا گانا گوایا. تو اس لیے ہم 5 ونرز 5 کے نام سے جو ہم شو کر رہے ہیں, 5 ریکارڈ کمپنی کا ہی ہے, تو اس میں 5 سنگر آئیں گے الگ الگ جونرز کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. سامعین, بھارت میں آٹو رکشا چلانے والے منجیت سنگھ جب اسٹیشن پر سواری چھوڑ کر لوٹ رہے تھے کہ ان کی قسمت نے کروٹ لی اور انہیں فلم دھرندر 2 کے اداکار رنویر سنگھ کو اپنے آٹو پر چھوڑنے کا موقع ملا. فلم ریلیز ہونے کے بعد وہ راتوں رات مشہور ہو گئے. کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تفصیل روندر سنگھ روبن کی اس رپورٹ میں. جدوں بھی لنگ دے کوئی بھرا سارے ہاتھ کھڑا کر کے دھرندر 2 مووی ویر چھا گیا. آخری سین میں رنویر سنگھ نے گھر پہنچنے کے لیے میرا آٹو لیا تھا. جو عزت اور محبت مجھے مل رہی ہے پہلے کبھی نہیں ملی. خدا کا شکر ہے, لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے فون کر رہے ہیں. یہ ہرجیت سنگھ ہے. ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہے. ان کی خوشی کا سبب فلم دھرندر 2 میں انہیں ملنے والا ایک رول ہے. یہ ہے پاجی, یہ ہے کیمرہ. ضلع ترن تارن کے دھوتیا گاؤں کے ہرجیت سنگھ امرتسر میں آٹو چلاتے ہیں اور ٹائر فٹنگ کا کام بھی کرتے ہیں. انہیں یہ کردار کیسے ملا؟ میں نا امرتسروں سواری تار کے آ رہا سی آٹو تے. میں امرتسر سے ایک سواری کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا. فلم بنانے والی ٹیم نے کہا کہ اگر آپ تیار ہوں تو ہمیں ایک شاٹ لینا ہے.
میں نے ہاں کر دی اور پھر ہم اسٹیشن گئے. اس سین میں رنویر سنگھ آٹو لیتے ہیں اور میں انہیں گھر چھوڑتا ہوں. اس کے بعد ہرجیت سنگھ نے پٹیالہ اور لداخ میں بھی فلم دھرندھر کی ٹیم کے ساتھ کام کیا. انہوں نے رنویر سنگھ کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان کی تعریف بھی کی. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ. کچھ شوٹنگ امرتسر اور پٹیالہ میں ہوئی, کچھ مناظر لیہ اور لداخ میں فلمائے گئے. وہ مجھے ساتھ لے گئے اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں امرتسر سے دور ہوں. محسوس نہیں کدے بھی ہوਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਂ. یہ شوٹنگ میں آئے ہیں پاجی, یہ دیکھ لو ایکٹر بن کے رنویر سنگھ کے ساتھ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ. رنویر سنگھ نے بھی میرا خیال رکھا. انہوں نے میرے گاؤں کے بارے میں پوچھا. میں نے بتایا کہ میں ترن تارن دھوتیا سے ہوں. ہماری بات اچھی رہی. کیمرہ مین سمیت سب نے مجھے عزت دی. انہوں بہت سونا برتاؤ کیتا. ہرجیت سنگھ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. کسی اور نے انہیں اور ان کی بیوی کو فلم دیکھنے کے لیے پیسے دیے. میں آٹو چلاتا ہوں اور پنکچر بناتا ہوں. 500 روپے ایک دن میں کما لیتا ہوں. میری فلم دیکھنے کی حیثیت نہیں ہے. مشکل سے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھوا رہا ہوں. برطانیہ کی ایک عورت نے مجھے ٹکٹ کے پیسے دیے اور کہا کہ آپ نے فلم میں کام کیا ہے, اس لیے آپ کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے. اس بات سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں نے رول کیا مگر فلم نہ دیکھ سکا. فلم میں چھوٹے سے کردار کے بعد ہرجیت سنگھ اور ان کی بیوی بڑے پردے پہ خود کو دیکھ کر بہت خوش ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں. وہ وائرل ہو رہے ہیں. میرے ساس اور سسر بھی خوش ہیں. لوگ فون کر کے ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں اور میرے شوہر کو دھوتیاں کا فخر کہہ رہے ہیں. دھوتیاں ہمارا گاؤں ہے. سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شیف کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد کے مشہور شیف اعظم خان اپنے سفر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیشے میں مہارت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، جانیے رباب بطول کی اس رپورٹ میں. آرڈر ان 1 دھان ساک، 1 لال ماس، 2 روٹی، 1 پلاؤ. میرا نام اعظم خان ہے. آئی ایم اے ریسٹورینٹر، شیف اینڈ ہاسپٹیلٹی پروفیشنل. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیف کیسے بنتے ہیں. اعظم، اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ شروع سے شیف بننا چاہتے تھے؟ میں اس انڈسٹری میں 15 سال سے ہوں. آئی ڈیڈ اے ہاسپٹیلٹی ڈگری ان سوئٹزرلینڈ. تو میں نے ہر کام کیا ہے ہاسپٹیلٹی میں، بٹ فوڈ از مائی اسپیشلائزیشن. شیف بننے کے لیے کیا کلنری اسکول میں جانا ضروری ہے؟ کلنری اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس پیشن ہونا چاہیے اور بی پریپیئرڈ ٹو ورک ویری ہارڈ. پاکستان میں پراپر شیف ٹریننگ کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ شیف ٹریننگ کے آپشنز اتنے زیادہ نہیں ہیں، 3-4 ہیں. وین اٹ کمز ٹو بجٹ تھوڑے سے ریزنیبل آپشنز بھی ہیں اور تھوڑے سے زیادہ مہنگے آپشنز بھی ہیں. اگر کوئی ایکسپینسو شیف اسکول افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ اپنے اسکلز آپ گھر پہ بھی سیکھ سکتے ہیں. بیسک جو آپ کے چاپنگ اسکلز وغیرہ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پھر آپ کسی ریسٹورینٹ میں انٹرنشپ کر لیں. پاکستان میں شیف بننا کتنا چیلنجنگ ہے ایز کمپیئر ٹو ابراڈ؟ ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہوتی، بٹ یو کین اسٹل فائنڈ آپشنز. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ سوسائٹل پریشر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے ریسپیکٹیبل کیریئر. آہستہ آہستہ اٹس چینجنگ. یہاں لوگ کوکنگ کو سیریس کیریئر کے طور پر لیتے ہیں یا صرف ہابی سمجھتے ہیں؟ آج کل تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ جو سیلیبریٹی شیفس ہیں ان کو دیکھ کے یوٹیوب، انسٹاگرام پہ سوچتے ہیں کہ یہی شیف کا لائف ہے، بٹ دے شوڈ بی پریپیئرڈ فار اے لاٹ آف ہارڈ ورک. کیا پاکستان میں پروفیشنل شیفس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے؟ جی بالکل بڑھ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں، ایک بات ہے کہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ ایک فارم کا ہی ہے، وہ ہے فوڈ. تو اس کے لیے یو نیڈ مین پاور. کیا اپنا ریسٹورینٹ کھولنا ریئلسٹک ہے پاکستان میں یا بہت رسکی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ریئلسٹک ہے. ابھی یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے مارجنس تھوڑے سلم ہو گئے ہیں. کیا اس پروفیشن میں پیسہ ہے اور نہیں بھی ہے. تو شروع میں آپ کو تھوڑا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. سیلریز لو ہوتے ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے دنیا میں، اکثر آپ کو ان پیڈ انٹرنشپس بھی کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کتنا ٹائم لگا فائنینشلی اسٹیبل ہونے میں؟ مجھے اس انڈسٹری میں پراپر پیسے بنانے میں کوئی 10 سال لگے تھے. اسٹارٹنگ سیلری پاکستان میں رفلی کتنی ہوتی ہے فار اے نیو شیف؟ پاکستان میں اٹس منیمم ویج جو آج کل 37,000 ہے. شیف بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ اسکل کیا ہے، کریٹیوٹی یا ڈسپلن؟ سب سے امپورٹنٹ اسکل یہ ہے کہ آپ پریشر کو ہینڈل کر لیں اچھی طرح.
किचन का प्रेशर कितना इंटेंस होता है? आप कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करा सकते. आपने सोचें जैसे हमारी एक छोटी सी स्पेस है यहाँ से हम 70 पर्सन्स के मील निकालते हैं, तो वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो बहुत प्रेशर. सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है इस प्रोफेशन में? बहुत बड़ा चैलेंज है वही है कि आपको टाइम नहीं मिलता. वीकेंड्स आपके बिज़ी होते हैं, कोई पब्लिक हॉलीडेज़ हों वो बिज़ी होते हैं, तो आपको फैमिली टाइम, फ्रेंड्स का टाइम, बहुत से सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं. हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है और वर्क लाइफ बैलेंस एटलीस्ट शुरू में कम है. बिगनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अक्सर लोग घर में खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, तो लोग उनके जो फ्रेंड्स फैमिली होते हैं कहते हैं रेस्टोरेंट खोल लें या शेफ़ बनें. डोंट डू दैट. अगर आपको प्रॉपर पैशन हो फिर ही आप इस इंडस्ट्री में जाएं. अगर कोई 16 से 18 साल का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और शेफ़ बनना चाहता है तो वो आज से क्या स्टार्ट करे? वो एक तो अपने जो बेसिक स्किल है, चॉपिंग स्किल्स, वो घर पे बंदा सीख सकता है. ट्रैवल करें, रिसर्च करें, और जितना मतलब कि वो अपने नॉलेज बढ़ाएंगे इतने वो सक्सेसफुल होंगे. रुबाब बतूल की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा. मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें. बरतानिया के वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ये बात अब तेजी से वाज़ेह होती जा रही है कि बरतानिया का तवील मुद्दती कौमी मफाद यूरोप में अपने इत्तेहादियों और यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी शराकतदारी कायम करने का तकाजा करता है. इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो अमरीका को नेटो इत्तेहाद से निकालने पर गौर कर रहे हैं. बरतानिया के वजीर आजम से जब पूछा गया कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात खराब होने के तनाजर में यूरोप के साथ करीबी रवाबित कायम कर रहे हैं, इसका जवाब देते हुए स्टारमर का कहना था कि वो यूरोप और अमेरिका के दरमियान किसी एक का इंतखाब नहीं कर रहे. पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में पहाड़ के नीचे दबकर 9 मजदूर हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है. मौके पर मौजूद समाजी कारकुन मोहम्मद कासिम ने बताया कि ये अफराद कान करने के लिए यहाँ आए थे. कासिम के मुताबिक यहाँ संगमरमर की कान में मजमूई तौर पर 12 मजदूर काम करने के लिए आए थे और सफाई का कुछ काम मुकम्मल करने के बाद चाय पीने के लिए बैठे थे कि उसी दौरान अचानक लैंड स्लाइडिंग हुई और पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिरने से मजदूर दब गए. पाकिस्तान की वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई से मुतालिक फोर्स की तश्कील के खिलाफ दायर दरखास्त में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 रोज में जवाब तलब कर लिया है. आईनी बेंच के सरबराह का कहना है कि किसी सजा याफ्ता शख्स की रिहाई के लिए इस नोयत की फोर्स की तश्कील मुनासिब नहीं. मलक ज़हीर एडवोकेट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अडियाला जेल से रिहा करवाने के लिए रिहाई फोर्स के ऐलान के खिलाफ आईनी अदालत में एक दरखास्त दायर की थी.